चाइल्ड, क्रेमर, कौशाम्बी, एच.जी. संगालिया, ये बड़े महान विद्वान लोग हैं, इतिहासकार हैं। इनका ये मानना है कि मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे वो भारत में पलायन कर गए। उत्पत्ति का देशीय सिद्धांत, किसकी उत्पत्ति का? सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति का देशी सिद्धांत ये है। और जो मेसोपोटामिया ये है, चाइल्ड, क्रेमर, कौशाम्बी, संकालिया और लियोनार्डो बुली, इनको कहते हैं विदेशी सिद्धांत। देखते हैं सिंधु और गंगा के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, सरस्वती नदी उस समय बहा करती थी ऐसा कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में करीबन 900 के आसपास स्थान प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता के। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपके एग्जाम की तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों आज जन्माष्टमी का पर्व है, तो आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए आगे हम चलते हैं। इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी, आपको पढ़ाया था पाषाण युग, और उसके बाद में हम आ गए थे पत्थर युग पढ़ने के बाद में धातु युग पे। धातु युग में से हम पहले पढ़ चुके थे ताम्र पाषाण युग, तांबे का युग। आज हम जो अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि कांस्य युग के अंदर आती है। इससे पहले आपको मैंने बताया था, ध्यान होगा, धातु युग के बारे में। तो धातु युग हमने क्या 3 पढ़े थे, पहला ताम्र युग या तांबा युग, इसके बाद कांस्य युग और फिर लौह युग। इससे पहले धातु युग से पहले पत्थरों का युग पढ़ चुके हैं। तो ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग 3 धातु युग थे, जिसमें से ताम्र युग या ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण सभ्यता हम पढ़ चुके हैं इससे पिछले वाले वीडियो में। आज हम देखेंगे कांस्य युग। कांस्य के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद देखेंगे लौह युग। तो सिंधु घाटी सभ्यता देखिए इतिहास का एक ऐसा पार्ट है, एक बहुत अहम पार्ट है। आप मतलब स्टूडेंट्स के लिए सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट होता है, और कई किताबों में, बुक्स में हम देखते हैं, खासकर अगर लूसेंट में देखें तो 1-1.5 पन्ने में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता उन्होंने निपटा दी है। जबकि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का कि अगर हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई है, उससे पहले भारत का इतिहास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वैदिक काल से। मतलब 1500 BC के आसपास से हम पढ़ते थे कि पहले की वैदिक काल के बाद से इतिहास हम पढ़ते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बाद में हमारा इतिहास पीछे चला गया, लगभग 1000 साल पीछे। मतलब 1500 से हम चले गए 3000 BC के आसपास में, इतनी पीछे चले गए हम। तो हमारा इतिहास ही बदल गया उस सभ्यता से। इतनी इंपॉर्टेंट सभ्यता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको इतनी तवज्जो दी नहीं जाती है, किताबों में बहुत ज्यादा वर्णन मिलता नहीं है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और एक वीडियो में इसको मैं पूरा नहीं करूंगा। आपको कई ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें 30, 25, 35 मिनट में लोग पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो पता नहीं नामुमकिन है, कैसे पढ़ा लेते हैं लोग। हम सिंधु घाटी सभ्यता को कम से कम 3 से 4 वीडियो में डिवाइड करेंगे और आपको एक एक चीज वहाँ की ऐसा कोशिश करेंगे कि आप समझे कि जैसे आप वहीं रह रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता में। तो कैसे लोग थे, कैसा जीवन यापन था, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, व्यापार कैसे थे, इसके अलावा पतन कैसे हुआ सभ्यता का। इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी मतलब एक क्रांतिकारी सभ्यता रही है, उसका पतन कैसे हो गया। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आज सिंधु घाटी सभ्यता में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। एक बार पहले हम देख लेते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, किन किन तरीकों से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इतिहास का ये कालखंड। तो हम इसको कुछ निम्नलिखित तरीकों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका, इसके बाद देखेंगे उत्पत्ति, फिर देखेंगे कालक्रम, इसके बाद देखेंगे विस्तार, इसके बाद देखेंगे प्रमुख स्थल, इस सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। इसके बाद हम देखेंगे उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना। देखिए बात करें अगर किसी भी स्टेट की PCS परीक्षा की या फिर UPSC में भी अगर मेंस वगैरह की प्री की भी बात करते हैं, तो ये उनका बड़ा फेवरेट टॉपिक है। सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, ये उनका बड़ा फेवरेट टॉपिक है। तो इसके लिए इन दोनों के लिए एक अलग से वीडियो हम लेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो होगा वो। और इसके बाद में फिर हम देखेंगे उनकी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक तो ज्यादा नहीं है, आर्थिक उनके व्यापार कहाँ कैसे क्या है देख लेंगे। और आखिरी में देखेंगे पतन का कारण। तो यहां देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम इन पैमानों पे पढ़ेंगे। क्या क्या? भूमिका,
भूमिका देखेंगे, कुछ उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, सभ्यता क्या थी, कहाँ से कहाँ तक, कैसा क्या है इसका। उत्पत्ति देखेंगे, उत्पत्ति में जो बहुत से विद्वान हैं उनके क्या मत हैं, तो उत्पत्ति के कौन कौन से मत हैं, कैसे लोग मानते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई, वो देखेंगे। कालक्रम देखेंगे, कालक्रम को लेकर भी बहुत विवाद है कि कब उसकी एक्चुअल डेट, एक्चुअल उसका समय क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर उसके बाद विस्तार देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, किन किन क्षेत्रों में इसका फल फूल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता। प्रमुख स्थल पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में स्थलों में से पूछी जाती हैं प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं, कि कहाँ से क्या मिला, कहाँ से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ गोदीवाड़ा मिलता है, कहाँ अन्नागार, कहाँ स्नानागार, कहाँ चूड़ियाँ मिलती हैं, या फिर कहाँ घोड़े के अवशेष मिलते हैं, कहाँ मंदी का कारखाना मिलता है। दुनिया भर की चीजें हैं, बहुत सारी हैं, इनमें से वन लाइनर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो ये पढ़ेंगे। और इसके साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना उनकी पढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति देखेंगे, किन किन जगह से व्यापार होता था, क्या क्या निर्यात होता था, क्या आयात होता था, और भुगतान संतुलन किस पक्ष में था, ये सब देखेंगे। आखिरी में देखेंगे पतन, पतन किन कारणों से होते हैं। कोई कहता है महामारी थी, कोई कहता है बाढ़ आ गई थी, कोई कहता है आर्यों के आक्रमण हो गए थे, भूकंप आ गए थे, बहुत अलग अलग थ्योरी हैं। तो सबको विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसा क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं भूमिका से। सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं भूमिका से, बाकी मिटा देता हूं तो थोड़ी जगह हो जाएगी। ये आते हैं भूमिका पे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो इसको कहते क्यों, क्या क्या कहते हैं, ये देख लेते हैं पहले इसकी भूमिका में। तो हम इसको 3-4 चीजों में बांटते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसके बाद में इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। फिर इसको कई जगह कहते हैं सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सिंधु सभ्यता। फिर इसको कहते हैं महान या फिर नगरीय क्रांति, नगरीय क्रांति। और इसको कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये 4-5 इसके नाम है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती या सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, नगरीय क्रांति, महान नगरीय क्रांति भी कहते हैं, या प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं, या प्रथम लिख देते हैं, प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं, और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सब सिंधु घाटी सभ्यता के ही नाम है। अब नाम क्यों है ऐसे भैया, आइए देखते हैं क्यों है। हड़प्पा नाम क्यों है, तो होता ऐसा है कि आज़ादी के पहले जब अंग्रेजों का शासन था, मतलब भारत पाकिस्तान एक ही था, अलग अलग नहीं हुआ था, तो होता कुछ यूं है कि 1821 में चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेज थे, एक व्यक्ति थे। इन्होंने हड़प्पा में, हड़प्पा मतलब वर्तमान में पाकिस्तान में है, हड़प्पा में टीले देखे, कुछ मोंटगोमरी जिला लगता है, हड़प्पा में कुछ टीले देखे, ऐसे ऐसे कुछ उन्होंने टीले देखे बने हुए, एक निश्चित दूरी पर ऐसे टीले वगैरह देखे। तो इन्होंने बताया कि यार ये टीले बने हुए हैं, और टीले ऐसे क्यों हैं, जो मतलब एक सामान्य मिट्टी या रेत का टीला रहता है उस प्रकार के नहीं, उसमें तो कुछ अंदर से ईंट नुमा चीजें भी दिख रही हैं। तो इन्होंने सबसे पहले टीले देखे। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले टीले किसने देखे हड़प्पा सभ्यता के, तो चार्ल्स मैसन, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, 1826 है, ये 21 नहीं है, 1826 है, ठीक है। अब इसके बाद जब आगे बढ़े तो पाकिस्तान में क्या हुआ, कुछ सालों बाद में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1853 में लॉर्ड डलहौजी जब पूरे भारत में रेल का जाल बिछा रहे थे, रेल का काम चल रहा था, तो यहाँ पाकिस्तान में कराची से लेके ऊपर लाहौर तक में रेल लाइन डल रही थी। ये कराची यहाँ से लाहौर तक में रेल लाइन डल रही थी। तो इस रास्ते में कराची से लेके लाहौर तक, कराची है सिंध में, लाहौर है पंजाब में, तो कराची से सिंध तक जाने के बीच में हड़प्पा पड़ता है यहाँ कहीं। तो हड़प्पा में जब 1853 में रेल लाइन बनने के दौरान दो भाई थे,
जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन, ये दोनों नाम भी आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। इन्हें ब्रेटन बंधु भी कहा जाता है, ब्रेटन बंधु। तो ये दोनों भाई थे। इन्होंने जो टीले थे जो किसने, चार्ल्स मेसन ने देखे थे, उन टीलों से ईंटें निकाली और इसमें रेल में बिछाने का काम किया। जो रेल लाइन में पटरी बिछ रही थी उसमें उन्होंने उन ईंटों का प्रयोग किया। तो वहां फिर 1853 में भी हड़प्पा वहां नजर में आया कि यार ईंटें निकल रही हैं, लेकिन चूंकि अब रेल का काम चल रहा था, पटरी का काम जोर शोर से चल रहा था, तो उस समय उतना ध्यान वो लोग नहीं दे पाए। तो एक मौका और खो दिया हड़प्पा खोदने का भाई। अगर या फिर जब चार्ल्स मेसन ने बताया था कि ये टीले हैं, खोद के देख लो कुछ निकल सकता है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में ब्रेटन बंधु ने ही बताया कि भैया ये टीले ईंटें वींटें निकल रही हैं, तो तब भी कोई ध्यान नहीं दिया, बोले पटरी बनाओ देखेंगे टीले बाद में। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ सालों बाद 1921 में दयाराम साहनी, दयाराम बहादुर साहनी भी नाम है इनका पूरा, दयाराम साहनी ने विधिवत तरीके से हड़प्पा की उत्खनन स्टार्ट किया। हड़प्पा का उत्खनन उन्होंने स्टार्ट किया दयाराम साहनी ने 1921 में। इस समय सर जॉन मार्शल, ये सारे नाम जितने बताते जा रहा हूँ, नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि नाम याद रखें आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। सर जॉन मार्शल ये अध्यक्ष थे किसके, भारतीय सर्वेक्षण और पुरातत्व विभाग। भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। इनकी अध्यक्षता में खुदाई स्टार्ट की दयाराम साहनी ने 1921 में, किसकी, हड़प्पा की। और 1924 में सर जॉन मार्शल ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। देखिए जब पहले खुदाई स्टार्ट की 1921 में, पता नहीं था क्या निकलना है क्या नहीं निकलना है, हो सकता है कुछ भी ना निकले, ऐसी कुछ टीले उभरे हों। तो जब 2-3 साल खुदाई कर ली, जब मालूम पड़ा कि नहीं यार कोई ऐसी चीज निकल रही जो सभ्यता का प्रतीक है, कुछ निकल रहा है ऐसा, तब आधिकारिक घोषणा 1924 में की सर जॉन मार्शल ने, जो उस टाइम पे अध्यक्ष थे भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग का। ये विभाग कब बना था, 1902 में, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। यहाँ 2-3-4 फैक्ट आपके तैयार हो गए। तो हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई किसने की, दयाराम साहनी ने। कौन था, भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष, तो जॉन मार्शल, 1921 में। उस पहला नगर हड़प्पा खोजा गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा। ये हो गई पहली चीज क्लियर कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं भैया। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं, ये पाकिस्तान है मान लीजिए, ऐसा कुछ मैप होगा, यहाँ सिंधु नदी बहती है, यहाँ से भारत से सिंधु नदी आती है, यहाँ अरब सागर में गिर जाती है। तो जो इसके प्रारंभिक स्थान मिले, देखिए आज़ादी से पहले, मतलब पार्टीशन से पहले माने 1947 से पहले, करीब 40 स्थल मिलते हैं हमें। सिंधु घाटी सभ्यता के 40 स्थलों की खुदाई हुई थी, और अब तक हो चुकी है करीब 1400 स्थलों की। तो ये जो पहले 40 स्थल हैं जो 1947 से पहले खोजे गए थे, ये अधिकतर कहाँ थे, सिंधु घाटी नदी की बेसिन में। सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो हो गया, चोन्हू हो गया, या फिर अमार हो गया, बहुत से ऐसे बहुत सारे, वो कोटजी हो गया, कोटडी जी, तो ऐसे बहुत सारे थे जो सिंधु घाटी सब नदी बेसिन में ही मिलते थे। तो उस समय देखा हमने कि भैया सिंधु घाटी में ये सभ्यता, इसके साक्ष्य मिल रहे हैं, तो इसका नाम रख दिया सिंधु घाटी सभ्यता। भाई जिस नदी के बेसिन में या जिस नदी के आसपास साक्ष्य मिले उस नदी पे नाम रख दिया, बड़ा सिंपल है। बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, सिंधु नदी भी नहीं आ रहा, उसके और जगह भी हैं, कहाँ है देखते हैं। तो दो चीज यहाँ से तो हम समझ गए कि हड़प्पा नाम क्यों रखा भैया, कि हड़प्पा सबसे पहले खोजा था। सिंधु घाटी क्यों रखा, क्योंकि उस समय तक 40 स्थल करीब सिंधु घाटी बेसिन में खोजे गए थे। अब सरस्वती सभ्यता क्यों रखा गया, देखिए 1947 के बाद में, देश आज़ाद होने के बाद में, जब खुदाई का काम तेजी से हुआ, अंग्रेजों के तक तो उनके हिसाब से हो रहा था, देश आज़ाद होने के बाद में खुदाई का काम तेजी से स्टार्ट हुआ, तब समझ में आया कि भारत में जैसे ये गंगा नदी जा रही है और यहाँ से ये इधर सिंधु आई है, तो सिंधु और गंगा के बीच में यहाँ लगभग 900-950 स्थल प्राप्त हो रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में। और यहाँ एक समय पे सरस्वती नदी बहती थी, हम वैदिक काल में आगे पढ़ेंगे,
सरस्वती नदी बहती थी, या फिर आधुनिक अगर उसको कहें तो कई राजस्थान की जो घग्गर नदी है तो लोग कहते हैं कि वो सरस्वती नदी का ही रूप है। खैर देखते हैं, सिंधु और गंगा के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, सरस्वती नदी उस समय बहा करती थी ऐसा कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में करीबन 900 के आसपास स्थान प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता के। तो जब 40 स्थान में सिंधु घाटी सब नाम रख दिया, तब 900 कुछ मिल रहे हैं यार, तो नाम तो चेंज होना फिर तो जायज है। तब इसका नाम कई विद्वान मानते हैं कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता उचित नाम नहीं है, सरस्वती या सरस्वती सिंधु, ये इसका नाम होना चाहिए, सरस्वती सभ्यता। तो आपको किताबों में कई जगह या फिर कई विद्वानों के मत के अनुसार सरस्वती सभ्यता कहते हैं। 3 चीजें हो गई, हड़प्पा क्यों कहते हैं, सिंधु क्यों कहते हैं, सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे सबसे ज्यादा स्थान मिले हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें प्रमुख स्थान या विस्तार, तब देखेंगे कौन कौन से स्थान है। ठीक है, 3 चीजें हो गई। अगला देखते हैं प्रथम नगरीय क्रांति। देखिए, क्रांति से हम क्या समझते हैं, कोई बहुत बड़े बदलाव, यकायक अचानक जो बदलाव आते हैं। इससे पहले हमने एक क्रांति क्या पढ़ी थी, महान क्रांति का काल क्या पढ़ा था, नवपाषाण काल। जब हमने देखा था कि मध्य पाषाण से या पूरा पाषाण से नवपाषाण में जब परिवर्तन आता है तो कैसे मनुष्य के मतलब पूरा रहन सहन बदल गया, कृषि करने लगा, पशुपालन, मृत भांड बनाने लग गया, बहुत सी चीजें। तो वो क्रांतीय काल था, लेकिन वो ग्रामीण संरचना में ढल रहा है उस समय। हमने ताम्र पाषाण में भी देखा कि मनुष्य कैसा है, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण गांव के तरीके से रह रहा है। लेकिन ये सभ्यता कैसी है, नगरी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई है तो उसमें ऐसा मतलब उसका एक निश्चित कालक्रम नहीं पता हमें कि देखिए कोई भी चीज होती है वो 2 तरीके से उसका हम अध्ययन करते हैं, या फिर 2 तरीके से उसका विकास का अध्ययन करते हैं, ये कहना सही रहेगा। एक कहते हैं विसरणवादी सिद्धांत। विसरणवादी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके विकास हो जाना। अगर हम ऐसा माने कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहीं और के थे और वो आके यहाँ पे बस गए, तो सीधे के सीधे वो मतलब पहले से वो डेवलप थे, यहाँ आके सीधे उन्होंने नगर बसा दिए। एक तो ये, दूसरा होता है क्रमिक विकास। दूसरा हम तरीका ये मान सकते हैं कि नहीं यार, जो ग्रामीण लोग थे, हमारे यहाँ के जो लोग थे वही ग्रामीण थे, उनकी संरचना धीरे धीरे बढ़ी, विकास हुआ धीरे धीरे, तो ग्रामीण लोग ही बाद में नगर में परिवर्तित हो गए, तो वो नगरीय रूप में रहने लगे, नगरीय क्रांति। लेकिन इसके साक्ष्य बहुत कम, इसके साक्ष्य है ही नहीं लगभग। मतलब डायरेक्ट हमें खोदा तो हमें डायरेक्ट नगर मिला, आप सीधे ये समझें, खुदाई करी तो हमें नगर बसा बसाया मिल गया, जबकि नगर से पहले भी तो कुछ चीजें रही होंगी, तो हमें बसा बसाया सीधे नगर मिल गया, इसलिए इसको नगरीय क्रांति कहते हैं। कि हमें ये, और ये विश्व की पहली नगरीय क्रांति है। इसके समकालीन और कुछ सभ्यताएं थी, अभी हम पढ़ेंगे। तो प्रथम नगरीय क्रांति है ये विश्व की, सबसे पहले नगर सिंधु घाटी सभ्यता में थे, इसलिए इसको कहते हैं नगरीय क्रांति। क्या क्या हो गया, हड़प्पा, सिंधु घाटी, सरस्वती, नगरीय क्रांति। आखिरी है कांस्य युगीन। कांस्य युगीन क्यों कहते हैं, इससे पहले हमने देखा था ताम्र पाषाण में कि सबसे पहले पाषाण पे चलते हैं, पहले पत्थरों के बीच में रह रहा है, पत्थरों के हथियार बना रहा है, ठीक है, आगे बढ़ा, कई साल बीते, तांबे की खोज हो गई, अब पत्थर प्लस तांबे की चीजें बना रहा है, या तांबे अकेले की चीजें बना रहा है मनुष्य, ठीक है। अब तांबा थोड़ा कम मजबूत है, इसलिए उसको मिल गई कहीं से टीन, उसने तांबा टीन को मिला डाला, उससे मिल गया, बन गया कांसा। अब उसने देखा भैया कांसा तो बहुत मजबूत है यार, कांसे पे काम करने लग गया, कांसे के हथियार, कांसे के बर्तन, चीजें, मूर्तियां बनने लग गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का उपयोग बहुत बढ़ चढ़कर हुआ है, इसलिए इसको एक कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसके जो समकालीन सभ्यताएं हैं, सुमेरियन या मिस्र की सभ्यता अभी हम देखेंगे, वो भी कांस्य युगीन सभ्यता ही है। तो कांस्य का उपयोग बहुत बढ़ चढ़कर हुआ, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो ये हम यहाँ पे हम अपनी भूमिका समझ गए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब आपके इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता एक्चुअल में क्या है, क्यों कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी क्यों कहते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, नगरीय क्रांति क्यों कहते हैं, कांस्य युगीन क्यों कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं अब। देखिए, भूमिका के बाद में अगला जो हमने देखा था उत्पत्ति। भूमिका के बाद में हम अगला देखेंगे उत्पत्ति।
देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को लेके बहुत से अलग अलग महान विद्वान हुए हैं और सबके अलग अलग मत हैं। आइए देखते हैं क्या मत है, कौन क्या कहता है, किसका क्या कहना पड़ रहा है। देखिए, एक मत है उत्पत्ति को लेके कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो मेसोपोटामिया या जिसको सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, मतलब इराक, जो वर्तमान में इराक है वहां के उसके आसपास का क्षेत्र, मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता के लोग थे जो वहां से पलायन करके यहाँ आ गए पश्चिमोत्तर भारत में, और सिंधु घाटी सभ्यता को उन्होंने विकसित किया। जो मैंने अभी पहले बताया था ना, विसरणवादी सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत, तो ये विसरणवादी सिद्धांत की ही थ्योरी है। ये जो विद्वान लोग जो मानते हैं कि मेसोपोटामियन या सुमेरियन जो सभ्यता रही है उस समय की, वहीं के लोग पलायन करके सिंधु घाटी क्षेत्र में आ गए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता विकसित कर दी उन्होंने। इसके अलावा हम देखते हैं एक थ्योरी है कि बलूचिस्तान और ईरान की कुछ सभ्यता थी उस समय में, तत्कालीन समय में वहाँ के जो लोग थे वही आगे विकसित हुए। जैसे बलूचिस्तान में हम नाल है, एक कुल्ली, आमरी, जैसे हम ताम्रपाषाण में पढ़े थे ना, ग्रामीण सभ्यता कौन कौन सी थी, आहड़, गिलुंद वगैरह हमने देखा था, नाबदा टोली, मालवा कायथा। उस समय बलूचिस्तान और ईरान में नाल, कुल्ली, आमरी ऐसे कुछ ग्रामीण सभ्यताएं रही होंगी। तो कुछ विद्वानों का मानना ये है कि ये जो सभ्यता है ये आगे चल के विकसित हुई हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता बनी है। दूसरी हो गई। तीसरी थ्योरी देखते हैं, इसके नहीं चल रहे हैं ठीक से। तीसरी थ्योरी देखते हैं तो सोथी संस्कृति। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में ही एक सोथी संस्कृति विकसित थी एक समय पे। उसी सोथी संस्कृति का जब आगे विकास हुआ तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में परिवर्तित हो गई। अभी देखेंगे सबको, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेसोपोटामिया या फिर सुमेरियन सभ्यता, जो विसरणवादी सिद्धांत है। ये थे गार्जियन चाइल्ड। इसके अलावा देखते हैं क्रेमर, ठीक है। क्रेमर के बाद देखते हैं डीडी कौशाम्बी। ये सब विद्वान हैं, इतिहासकार हैं। एचडी संकालिया, एक लियोनार्डो बुली हैं। तो चाइल्ड, क्रेमर, कौशाम्बी, एचडी संकालिया, ये बड़े महान विद्वान लोग हैं, इतिहासकार हैं। इनका ये मानना है कि मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे वो भारत में पलायन कर गए और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। जैसे ये एचडी संकालिया हैं, इनका ये कहना है कि भैया यहाँ पे मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता में एक संरचना होती थी, ऐसी बड़ी, ऐसी एक चबूतरा होता था, ऊपर से सकरा और नीचे से चौड़ा। इसको जिगरत कहते थे, जिगरुत, एक जिगरुत कहते थे, सभ्यता में होती थी। तो उनका ये कहना था कि ऐसे जो सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसे चबूतरे मिले हैं हमें, जो ऊपर से सकरे और नीचे से चौड़े हैं। इनका एचडी संकालिया का ये तर्क था कि भैया ये चबूतरे दोनों मेल खा रहे हैं, इसलिए सुमेरियन, मेसोपोटामिया, सुमेरियन वाले लोग ही वहाँ गए थे, ऐसा सबूत मिलता है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? अगर दो कलाकृति या कोई आकृति मिल रही है तो क्या ऐसा सच में है? ऐसा सच में एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि देखिए अब थोड़ी तुलना करते हैं हम, वैसे आगे पढ़ते हैं इसको, लेकिन अब क्योंकि निकल आया है विषय तो थोड़ी तुलना करते हैं। देखिए, मेसोपोटामिया और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है या सोती संस्कृति के आगे पढ़ेंगे, उनमें बहुत अंतर है। सबसे पहला अंतर तो हमारी जो सभ्यता है नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो नगरी सभ्यता है। मेसोपोटामियन कैसी है? अर्धनगरी है, मतलब नगर के रूप में विकसित हो रही है ये लोग, अभी पूरी नगरी रूप में आई नहीं है, जबकि हम लोग नगरी सभ्यता थे, ठीक है। हमारे यहाँ जो नगर में सड़कें थी कैसी थी? समकोण वाली सड़कें थी, ऐसा ग्रिड बना हुआ था, शहर पूरा ग्रिड में बसा हुआ था और सड़कें थी समकोण। जबकि हमें मेसोपोटामिया, सुमेरियन में तितर बितर सड़कें मिलती हैं, कोई भी कहीं से भी आ रहा है, जा रहा है,
ठीक है, मृदभांड हमें हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े उच्च कोटि के मृदभांड मिलते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसे नहीं मिलते। हमें पकी ईंटों के घर मिलते हैं सिंधु घाटी में, मतलब पहले ईंट बनी होगी, ईंट बनाने के बाद में तो पकाया होगा, आगे की स्टेज है। यहाँ कच्ची ईंटों के घर हैं, कच्ची ईंटों के। तो बहुत अंतर देखिए साफ दिखाई दे रहा। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में जो नाप तोल की और बाट की जो इकाई थी वो बड़ी उत्कृष्ट थी, बड़ा एक अच्छा पैमाना था बाट का, नाप तोल का, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं पाया गया है। बाट की ऐसी कोई इकाई यहाँ पर नहीं पाई गई है। तो बहुत सारे अंतर हैं। एक अगर कोई मेल खाती है एक चीज, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ के लोग वहां पहुंच गए होंगे। हाँ, ये जरूर था कि यहाँ से मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में व्यापार जरूर था। व्यापार था भैया, लोग व्यापार था तो व्यापार करने लोग जाते होंगे, मिलते होंगे एक दूसरे से, चीज़ों का आदान प्रदान होता होगा। यहाँ की करेंसी, यहाँ की मुद्रा वहाँ जाती होंगी, वहाँ मिली होंगी फिर खुदाई में। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यहीं के लोग थे, है ना। तो व्यापार था, तो व्यापार के जाने से क्या है कि मुद्राओं का एक्सचेंज होता है, संस्कृति का एक्सचेंज होता है। देख के आते हैं कि वहाँ के लोग तो ये यूज़ करते हैं, क्यों ना हम भी यूज़ करें। तो हो सकता है ये जो जिगरुत है वहाँ किसी काम में आता हो, तो सिंधु घाटी के लोगों ने भी ऐसा बनाया हो, तो एक संभावना है। वैसे भी देखिए हमारे यहाँ क्या प्रथा है, जो विदेशी इतिहासकार हैं उनको बड़ा मानते हैं, उनका मत बड़ा बिल्कुल अच्छा है, उनने जो बोल दिया वो सही है। जो हम लोग हैं, जो हमारे यहाँ की संस्कृति, जो हम लोग जो कह रहे हैं उसको साइड में रख देते हैं। तो ये चाइल्ड, क्रेमर, ये सब जॉन मार्शल वगैरह, ये इनको बहुत महत्व दिया जाता है। अब हमारे यहाँ के जो लोकल इतिहासकार हैं उनको उतना अधिक महत्व दिया नहीं जाता, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखते हैं हम, चाइल्ड, क्रेमर, डी.डी. गोस्वामी, एच.डी. संकालिया, लियोनार्ड बुली, इन्होंने सिद्धांत दिया कि भैया मेसोपोटामिया के लोग वहां गए थे, लेकिन इसको सिद्धांत को ज्यादातर लोग माने नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं तो फेयर सर्विस और रोमिला थापर। ये रोमिला थापर भी बड़ी इतिहासकार हैं, काफी नाम सुना होगा आपने, कुछ विवादों में भी नाम सुना होगा। तो बलूचिस्तान, इनका ये कहना है फेयर सर्विस और रोमिला थापर का कि भैया बलूचिस्तान, ईरान की जो संस्कृति थी, नाल, कुल्ली, आमरी, ये लोग ही आगे विकसित होके सिंधु घाटी सभ्यता इन्होंने विकसित की। तो इसको कुछ हद तक हम सही मान सकते हैं, क्योंकि ये एक तो सिंधु घाटी सभ्यता के पास का क्षेत्र है, और ये जो थ्योरी है वो क्रमिक विकास की थ्योरी है। ये ऐसा नहीं कह रहे कि यहीं के लोग वहाँ पहुँच गए। इनका कहना है कि ये लोग थे, ग्रामीण सभ्यताएं थी, धीरे धीरे बड़े, प्रोग्रेस की। अब प्रोग्रेस कर रहे हैं तो पलायन भी होता है, जैसे शहर फैलता है ना, जैसे वैसे फैला तो वो सिंधु घाटी तक में गए, ऐसा इनका मानना है। इसके बाद देखते हैं सोथी संस्कृति। ठीक है, सोथी संस्कृति में कुछ विद्वान आते हैं, जैसे अमलानंद घोष, आलचिन दंपत्ति, डीपी अग्रवाल, ये कुछ इतिहासकार विद्वान हैं। इनका अच्छा, सोथी संस्कृति क्या है पहले ही देख ले। सोथी संस्कृति राजस्थान में बीकानेर के पास में राजस्थान में अमलानंद घोष ने सोथी संस्कृति की खोज की थी 1954 में। उन्होंने ऐसे स्थान पाए थे, एक ऐसी संस्कृति पाई थी जिसपे ये दावा किया जाता है कि सोथी संस्कृति ही आगे जाके सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुई थी। तो अमलानंद घोष ने 1954 में इसकी खोज की थी। वर्तमान में जिला बीकानेर है, राज्य राजस्थान है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका ये कहना था, इन विद्वानों का, आलचिन दंपत्ति, डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष का, कि भैया जो सोथी संस्कृति के लोग थे उन्होंने अपना विकास किया। उन्होंने, देखिए ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण से में फिर धीरे धीरे विकसित हो रही, कृषि हो रही है और उत्पादन हो रहा है, सरप्लस उत्पादन हो रहा है, अधिशेष उत्पादन जिसको कहते हैं, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। तो उसके बाद में फिर उसका व्यापार हो रहा है, तो टैक्स भी आएगा, कर आ रहा है, टैक्स आ रहा है, तो प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो रही है। तो धीरे धीरे क्रमिक विकास हो रहा है, ये भी क्रमिक विकास का सिद्धांत है। विकास हो रहा है, विकास होने के बाद में वो ग्राम नगर के रूप में परिवर्तित हो रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे जो 7-8 बड़े नगर माने जाते हैं, महानगर, सिंधु घाटी सभ्यता के आगे पढ़ेंगे। तो ये सोथी संस्कृति। अब देखिए सोथी संस्कृति और ये जो है बलूचिस्तान, ईरानी संस्कृति, इसको मिला के कहते हैं देशीय सिद्धांत, उत्पत्ति का देशीय सिद्धांत। किसकी उत्पत्ति का? सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति का देशी सिद्धांत ये है। और जो मेसोपोटामिया है, ये है चाइल्ड, क्रेमर, कोसाम्बी, संकालिया और लियोनार्डो बुली, इनको कहते हैं विदेशी सिद्धांत।
तो अब मेरे हिसाब से काफी क्लियर पिक्चर आपको थोड़ी बहुत हो गई होगी। भूमिका हमने पढ़ ली थी कि हड़प्पा क्यों कहते हैं और भी कुछ नाम थे वो क्यों कहते हैं। इसके बाद उत्पत्ति पढ़ रहे थे, उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या हैं, क्या क्या मानना है। तो 3 सिद्धांत हमने देखे हैं, वैसे देखें तो 2 ही देखे हैं, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी में हमने देखा मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता, तो किन विद्वानों का क्या मानना था वो पढ़ा। इसके बाद में हमने देखा था कि बलूचिस्तान ईरान की जो संस्कृति है वो किन विद्वानों ने क्या कहा उसके बारे में, और सूफी संस्कृति है। वर्तमान में देखें तो जो देसी सिद्धांत है इसको मान्य किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति का देसी सिद्धांत मान्य किया जाता है, उसमें भी सबसे ज्यादा जो सूफी संस्कृति वाला है इसको मान्यता दी गई है विद्वानों द्वारा। ठीक है, तो हम जो वो पढ़ रहे थे ना, सबसे पहले चार्ट बनाया था, क्या बनाया था, भूमिका, भूमिका के बाद पढ़ेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति के बाद पढ़ेंगे कालक्रम, कालक्रम के बाद विस्तार, ऐसा बताया था ना। तो भूमिका डन, उत्पत्ति डन, अगला पढ़ते हैं कालक्रम। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, क्योंकि बड़ा मेरे हिसाब से तो अच्छा समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। बाकी अगर नहीं आए कुछ तो आप कमेंट में बता देना, तो दोबारा उस चीज़ को मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है।